फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड सीटेट सितंबर 2026 साइंस रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है? कौन सा सही हो जाएगा? पहला अदरक हल्दी, और आलू शकरकंद, तीसरा गाजर सलजम, चौथा सलजम शकरकंद। कौन सा सही होगा? फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अदरक और हल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? पहला क्या है? वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीमान अधिक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है, ये सही हो जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं, वे जो द्रव हैं और जिनका ऊष्मीमान अधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। वे जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ऐसे ईंधन जो वाष्पशील होते हैं, लौ से जलते हैं, जैसे गैस में पेट्रोल हो गया, क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, और मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती और एलपीजी। एलपीजी ये क्या होते हैं? ये वाष्पशील पदार्थ होते हैं। ये लौ से जलते हैं। किससे जलते हैं? लौ से, लौ से जलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषाणु रोगों का एक युग्म है? कौन सा विषाणु रोगों का एक युग्म है? फटाफट आंसर करिए। इसमें पहला क्या दिया हुआ है? क्षय रोग और खसरा? नहीं। दूसरा क्या है? खसरा टाइफाइड? ये भी नहीं। तीसरा क्या है? पोलियो, हेपेटाइटिस ए? हाँ, ये सही है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्या दिया हुआ है? खसरा और हैजा? ये भी गलत है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। खसरा और चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए और पोलियो, ये सब क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। ओके, क्या क्या होता है इसमें? खसरा भी होता है, खसरा भी होता है, और चिकन पॉक्स भी होता है, चिकन पॉक्स, और हेपेटाइटिस तो होता ही है, पोलियो भी हो गया। ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, एक घन चुंबक को लंबाई में बराबर 3 भागों में और चौड़ाई में बराबर 9 भागों में काटा गया। ये क्या है? चौड़ाई है। ओके, ये क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई में बराबर 9 भागों में काटा गया नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? प्रत्येक नए टुकड़े को ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति के समान है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/9 भाग है? ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर ऑप्शन, नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहां से वे काटे गए हैं? ये भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 हो जाएगा। ये सही है। फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 है। कैसे? चुंबकीय शक्ति जो होता है, चुंबकीय शक्ति चुंबक के रैखिक रूप से लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। लंबाई पर निर्भर करता है, और इसलिए इनकी जो चुंबकीय शक्ति है उसी अनुपात में रैखिक रूप से घटती भी है। और इसलिए इसका अनुपात, इसलिए प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल क्षण चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में 1/3 यानी 1/3 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3 कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर,
दो गिलासों में जल का समान आयतन और दोनों 35 डिग्री के तापमान पर हैं। दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं? मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं होगा, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। तो इसका 35 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? 66वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। जो फसलें जून के आसपास बोई जाती है, कब बोई जाती है? जून के आसपास बोई जाती है और सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों के दौरान काटी जाती है, वे कहलाती हैं। इन फसलों के दो उदाहरण हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए। 66वां का कौन सा सही हो जाएगा? खरीफ गेहूं सरसों? नहीं। रबी सोयाबीन मूंगफली? ये भी नहीं। खरीफ मक्का सोयाबीन? हाँ, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया हुआ है? जो फसलें, 1 मिनट, जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों के दौरान काटी जाती है, वे क्या कहलाते हैं? खरीफ। वे क्या कहलाते हैं? खरीफ कहलाते हैं। और इन फसलों के दो उदाहरण हैं। कौन कौन से? मक्का और सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या दिया हुआ है? सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। ये तो गलत है, क्योंकि सोडियम का भंडारण जल में नहीं किया जा सकता है। सोडियम का भंडारण कहाँ किया जाता है? केरोसिन में। केरोसिन में मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो होता है उसमें किया जाता है इसका भंडारण। ओके, और इसका कारण क्या दिया हुआ है? क्योंकि सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। नहीं, ये भी गलत है। सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये तो सही है। ये तो सही है, कारण सही है, लेकिन जो इसका रीजन बता रहा है, इसका रीजन सही नहीं बता रहा है कि अभिकथन ए का सही व्याख्या कर रहा है। नहीं, पहला तो गलत ही है। इसका भंडारण केरोसिन में किया जाता है। केरोसिन में किया जाता है, ना कि जल में किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। और सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए असत्य है और आर सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर। लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है। निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं? इस पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं? केवल गुरुत्वीकर्षण बल? केवल गुरुत्वीकर्षण बल? नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल, ये सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल। आगे भी पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक बल, ये भी गलत हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन घर्षण, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है? शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में कहीं अधिक छोटी आंत होती है, लंबी छोटी आंत होती है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कारण, इसका कारण क्या दिया हुआ है? क्योंकि सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन है, ये भी गलत है। सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन नहीं होगा, क्योंकि सेलुलोज को ही पचाना कठिन होता है, क्योंकि सेलुलोज के पाचन में अधिक समय लगता है। इसलिए घास खाने वाले शाकाहारियों को सेलुलोज के पूर्ण पाचन के लिए लंबी एवं छोटी आंत की आवश्यकता होती है। कैसे? लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको? शाकाहारी, शाकाहारी जानवरों को। शाकाहारी,
शाकाहारी जानवरों को लंबी और छोटी आंत की जरूरत होती है, जबकि मांसाहारी जानवर सेलुलोज को नहीं पचा सकते, इसलिए उनकी आंत छोटी होती है। मांसाहारी वाले जानवरों को छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है। किसको? मांसाहारी के, मांसाहारी जानवरों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, गलत। अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न है, ये सही है। पीएच स्केल कैसा होता है? एक ये मान लीजिए पीएच स्केल है और ये मिड पॉइंट में 7 पीएच होता है। कितना? 7 पीएच। और इधर क्या होता है? एसिड होता है और इधर बेस होता है। मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है। क्या है? क्षार है। 7 से कम, 7 से कम पीएच जो रहता है उसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से ज्यादा जो भी पीएच रहता है, पीएच वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न है। हाँ, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और थर्ड क्या दिया है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नहीं, अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, बल्कि ये लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार, क्षार करता है। चौथा क्या है? अम्ल हल्दी के साथ एक रक्ताभ भूरा रंग उत्पन्न करता है। नहीं, अम्ल हल्दी के साथ लाल भूरा रक्ताभ उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह लाल हल्दी पीली की पीली ही रह जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पीली की पीली ही रह जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए बढ़ते हुए जोखिम एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक की ओर हैं यदि हमें एक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? पहला नहीं, पहला गलत हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? हमारे शरीर के सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। नहीं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? आयरन की आवश्यकता होती है। नहीं। तीसरे में क्या दिया हुआ है? कैल्शियम। हाँ, थर्ड थर्ड सही हो जाएगा, कैल्शियम। अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और फिर यहाँ पर क्या होगा? अस्थि सुशीरता की ओर है यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, तो इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। क्या है? डेयरी उत्पाद। ओके, तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्या है? मैग्नीशियम, सुखंडी, चीनी। ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सतह से जल के वाष्पन की दर में वृद्धि करेगी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। 12 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला क्या है? आर्द्रता में वृद्धि। वायु में दूसरा क्या है? वायु गति में वृद्धि। तीसरा क्या है? तापमान में कमी। चौथा क्या है? सतही क्षेत्रफल में कमी। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु गति में वृद्धि। क्यों? क्योंकि वायु की गति बढ़ने पर यह वायु में उपस्थित जलवाष्प को उड़ा ले जाती है। जलवाष्प की मात्रा में कमी, जलवाष्प की मात्रा में कमी के कारण वायु की आर्द्रता कम हो जाती है, अतः वायु की आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। एक क्या दिया हुआ है? लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये सही हो जाएगा। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये गलत हो जाएगा। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है और उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा बी और सी ये भी गलत, ए और बी ये भी गलत, चौथा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए और सी।
इसमें सी ऑप्शन कम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें भौतिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन दोनों दे दिया है। तो कैसे ये सही है, क्योंकि कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना ये भौतिक परिवर्तन है, और फिर से जो कांच का टुकड़ा है उससे फिर से हम वही कांच नहीं बना सकते हैं, इसलिए अनुक्रमणीय है। ओके, अगर फिर से वैसे ही बन जाता तो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये फिर से वैसे ही नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस नींबू के तैरने में सहायता करेगी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पात्र में और अधिक जल को डालना? नहीं, पात्र के जल में लवण डालना, ये सही है। पात्र के अगर जल में लवण डाल देंगे तो नींबू तैरने लगेगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? अगर जैसे कि एक पात्र है और ये क्या है, इसमें केवल पानी है। क्या है? पानी है, ओनली पानी है। तो फिर नींबू क्या है, नींबू नीचे डूब जाएगा। और फिर अगर दूसरे पात्र में पानी और प्लस नमक दोनों रहेगा, नमक इसमें पानी प्लस नमक रहेगा, तो नींबू क्या रहेगा, क्या होगा, नींबू तैरने लगेगा। क्योंकि अब जो पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व अधिक हो गया, और इसमें क्या है, इसमें नींबू का घनत्व अधिक था, पानी का कम था। पानी का घनत्व कम था और नींबू का घनत्व ज्यादा था, इसलिए नींबू इसमें डूब गया नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण के समक्ष एक लकड़ी के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। समतल दर्पण, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की, ये मान लीजिए एक लड़की है। ओके, लड़की के खड़े होने के स्थान एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, 13 मीटर। कितना है, 13 मीटर। 1 मिनट, कितना है, 13 मीटर। 13 मीटर है, वह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है। अब दर्पण की ओर वह 3 मीटर पास जाती है, 3 मीटर पास जाती है, और उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब क्या है? अब इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब और इस लड़की के बीच की दूरी क्या है। अब लड़की यहाँ खड़ी हो गई, और अब जब लड़की इधर 3 मीटर आई, तो इस प्रतिबिंब में भी 3 मीटर आएगी, इधर 3 मीटर प्रतिबिंब में भी आएगी। तो कितना हो गया, 13 में से 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6, 6 कम हो गया, कितना बचा, 7, 7 मीटर। ओके, 7 मीटर, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभी कथन क्या दिया हुआ है, कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है, ये सही है। उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हैं, ये गलत है। उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उष्मा के जो सुचालक होते हैं वे पदार्थ, उष्मा के सुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने भीतर से गर्मी को आसानी से गुजरने देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्मा का सुचालक कहते हैं। और विद्युत का सुचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक। जैसे अब इसका एक एग्जांपल दे दें कि उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सूखी लकड़ी ले लीजिए, सूखी लकड़ी को ले लीजिए। सूखी लकड़ी में क्या होता है, उष्मा तो प्रवाहित हो जाएगी, उष्मा तो प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन जो विद्युत है, विद्युत इसमें नहीं जा पाएगा, विद्युत नहीं इसमें प्रवाहित हो पाएगा, क्योंकि सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ए और आर दोनों सत्य है? नहीं, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, हाँ ये सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन बनाता है।
यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ यहाँ और यहाँ, ठीक। और जो 1 मिनट दूसरे कलर से कर देते हैं तो समझ आएगा। यहाँ पर भी कुछ होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे यहाँ भी कुछ होगा, और यहाँ भी डैश था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, फिर आगे क्या दिया हुआ है, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है, कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती है। यह विकसित होती है संरचना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, गर्भाशय। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, नर युग्मक। नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु, इसमें देखते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक में अंडाणु, ये भी सही है। और जो पुनरावृत्त विभाजन थर्ड क्या है, संलयन होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण। और फिर जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की ओर एक गेंद गुच्छ उत्पन्न करते हैं, कोशिकाएं शरीर ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ कर देती है, यह विकसित होती है। नहीं, गर्भाशय फिर भ्रूण। ओके, ये गलत हो जाएगा। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, भ्रूण, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूण। हाँ, ये सही हो जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नर युग्मक शुक्राणु, क्या है, नर युग्मक शुक्राणु, और फिर मादा युग्मक अंडाणु, और फिर दोनों के संलयन से युग्मनज बन जाएगा। दोनों के संलयन से जो होगा वो युग्मनज उसको बोलते हैं। और फिर 4 नंबर, यह विकसित होती है जिसकी संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे ध्यान दिया करिए, सही नहीं है। ओके, पहला इसमें क्या दिया हुआ है, उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं है, ये सही है, ये सही है। इन आगे भी देख लेते हैं, इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है, गलत। इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है, ये भी गलत। ये एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, ये भी गलत। इसमें कौन सा है कि जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, उनकी कोई निश्चित सीमाएं परिधि नहीं है। नहीं, इसकी एक निश्चित सीमा और परिधि होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, कक्षा 6 में बल का संप्रत्यय प्रस्तुत करने के लिए, बल का संप्रत्यय प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है। बल को एक मात्रा के रूप में परिभाषित कीजिए जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो, ये गलत है। बल एवं त्वरण के मध्य संबंध को समझाइए, ये भी गलत है। इसमें क्या दिया है, बल का संप्रत्यय प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त योजना क्या है, सबसे अधिक उपयुक्त जो है उसी को बताना है। दर्शाइए कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं उल्टी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये भी गलत। विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए, तो इसमें 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है प्रश्न में बल का संप्रत्यय प्रस्तुत करना है, इसलिए 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से अलग करने के लिए असत्यता अंतिम कसौटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन के तत्व का सार है। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत वे अंतिम सत्य हैं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। विज्ञान एक प्रक्रिया के साथ साथ एक उत्पाद भी है, ये भी गलत। विज्ञान सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है, ये सही है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विज्ञान असत्य विश्वासों को प्रोत्साहित नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं किसमें, शिक्षण में, प्रयोगशाला के क्रियाकलाप में। पहला क्या है, वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम को प्रक्रिया को आनंददायी बनाते हैं, गलत। वे विद्यार्थियों के ऊंचे अंक प्राप्त करने और चिंता दूर करने की अनुमति देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संपत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करते हैं। हाँ, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया है, प्रयोगशाला के क्रियाकलाप के लिए
सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? तो थर्ड में जो दिया है कि संप्रत्ययों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करता है। चौथा क्या दिया हुआ है? वे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने के मान का शिक्षण करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है? यह किसी दी गई समस्या के संभावित उत्तर का एक सूचनाप्रद एवं प्रमाण आधारित अनुमान है। नहीं। यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। हाँ, ये सही हो जाएगा। यह एक कथन है जिसे पुनरावृत्त अवलोकन द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी गलत। यह एक आरंभिक विचार है जिसमें प्रमाण इकट्ठे होने पर नियम बनाने की क्षमता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से जल की दी गई मात्रा में चीनी की दी गई मात्रा घोलने पर तापमान के प्रभाव का समय लेने की खोज करवाना चाहती है। उन्होंने विभिन्न स्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रख कर रुचि के कारक को परिवर्तनशील कर आधार बनाकर एक प्रयोग सेटअप करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो पहला क्या दिया हुआ है? एक नियंत्रित परिवर्ती चर के रूप में तापमान का चयन नहीं। चीनी की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। ये भी गलत है। जल की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। ये भी गलत है। चीनी को घोलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती है। ये सही हो जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चीनी को घोलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को जल की दी गई मात्रा में चीनी की दी गई मात्रा घोलने पर तापमान के प्रभाव का समय लेने की खोज करवाना चाहती है। उन्होंने विभिन्न स्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रखकर रुचि के कारक को परिवर्तनशील कर आधार बनाकर एक प्रयोग सेटअप करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। ओके, तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित में से खुला अंत आकलन पद पहचानिए। खुला अंत आकलन पहचानिए मतलब खुला अंत आकलन ऐसे होता है, ओपन एंडेड। तो 4 इसमें ऑप्शन क्या है? मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। नहीं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये भी नहीं। किन्हीं 3 पथों को समझाइए जिनमें मानव नेत्र की कैमरे से साम्यता है। ये भी नहीं। क्या होता है यदि मानव नेत्र में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होती है? ये 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जब पूछा जाता है क्या, अक्सर जब क्या करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो खुला अंत वाला प्रश्न होता है। कैसा होता है? खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत वाला प्रश्न मतलब कि अपसारी एक क्वेश्चन पूछोगे आप तो बच्चे अलग अलग टाइप से कई आंसर देंगे, तो वो खुला अंत वाला प्रश्न हो जाता है। और इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए, तो बच्चे वही व्याख्या कर देंगे, सिंपल सा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, इसमें भी व्याख्या कर देंगे। किन्हीं 3 परिपथ, इसमें भी एक लिमिटेड है, 3 परिपथ को ही समझाएंगे। और इसमें क्या है 4 में, क्या होता है यदि मानव नेत्र में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होता? तो बच्चे अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप से आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। एक शिक्षक ने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना सौर मंडल से की। किससे की? सौर मंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति परिचित थे। उन्होंने विशालकाय केंद्रक की सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों की ग्रहों से तुलना की। शिक्षक कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? आभासी प्रयोग, चिंतन प्रयोग, तर्क वितर्क, तल्य रूपकता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो तल्य रूपता। कौन सा? तल्य रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। विज्ञान के विद्यार्थियों में उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने
का ईमानदारी के मूल्य को परखने का निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त सूचक कौन सा है? तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अवरोधों के बावजूद समूह के क्रियाकलापों में उत्साहपूर्व सहयोग करना, ये गलत हो जाएगा। अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है? शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सक्रियता से उत्तर देना, प्रयोगशाला में उपकरण एवं सामग्री को कार्यकुशलता से प्रयोग करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? विद्यार्थी में उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने का, ईमानदारी के मूल्य को परखने के लिए अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान पाठ्यचर्या की ऐतिहासिक वैधता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के समर्थन में निम्नलिखित में से सभी तर्क दिए जा सकते हैं, सिवाय किसके सिवाय? पहला ऑप्शन क्या है? विज्ञान की विकसित और गतिशील प्रकृति की सराहना करने में सहायता होना। दूसरा क्या है? सामाजिक कारकों के विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायता देना। विज्ञान एक मानव संसाधन उद्यम है, यह पहचान करने में सहायता होना। विज्ञान विभिन्न संस्कृतियों में लाभान्वित हुआ है, यह पहचानने में सहायता होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है और यह सराहना करने में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? कौन सा इसमें से शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला वाला, तकनीकी पद और परिभाषाएं प्रस्तुत करने से पूर्व संप्रत्ययी समझ के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे भी पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। किस संप्रत्यय को समझाने के लिए शहरी, ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों के उदाहरणों का उल्लेख करना, नहीं। विद्यार्थियों की संप्रत्ययी गलतफहमियों पर ध्यान देना, नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 29 नंबर का कौन सा कथन सत्य है? सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है, यस, ये सही हो जाएगा। स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीला होना आवश्यक है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा दिए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु उपयोग में नहीं लाए जा सकते, ये गलत है। क्यों नहीं लाए जा सकते हैं? और मूल्यांकन को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन का केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी और डी। ए, बी और डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मैं सारे वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चन लाती हूँ एग्जाम जैसा पूरा। अगर अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विज्ञान सम्मत साक्षर व्यक्ति का निम्न में से क्या अति लाक्षणिक गुण है? कौन सा अति लाक्षणिक गुण है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विज्ञान के सभी तथ्य और सिद्धांतों का अधिपति होना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। और सेकंड क्या है? व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है? एक बढ़िया खोज पत्र को लिखने और प्रकाशित करवाने की क्षमता होना, नहीं, ये गलत है। विज्ञान की सफलता की सराहना करने की क्षमता होना, ये भी गलत है। विज्ञान की सफलता का सराहना करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। और ये इसमें सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? विज्ञान सम्मत साक्षर। ओके, तो ये हो गया आपके टोटल 30 क्वेश्चन। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि ये सेशन कैसा लगा। ओके।